नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ये दिसंबर 2023 का UGC नेट का प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग को प्रैक्टिस करवा रही हूँ, जो बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ मैं करवाऊँगी। तो आप लोग की एग्ज़ाम पास नज़दीक आ गया है, तो अभी आप लोग इस को मैं करवा रही हूँ और आप लोग ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में है ये सूची का है। सूची 1 और 2 है जो आप लोग को मैच करना है, ठीक है। मैच 2 कॉलम है, तो इसको मैं सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। तो मैं ऑप्शन आप लोग को बता रही हूँ। सूची 1 में है, ए में है एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज द थ्योरी ऑफ प्राइमेटिक सोसाइटी। और इसका क्या होगा? और दूसरा सूची 1 में 1 हो गया। सूची 2 का है सूची 2 का 1 का है हर्बर्ट साइमन। बी में है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। सी में है दी डायनेमिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइंस टू करंट ट्रांसफॉर्मेशन इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ये हो गया सी का। सूची 1 का सी हो गया। सूची डी का है द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। ये सब आपका सूची 1 का हो गया। सूची 2 का मैं ऑप्शन बता रही हूँ। ए में है हर्बर्ट साइमन। ये जो सूची 1 को का जो भी थॉट है उसको सूची 2 से मैच करना है। 1 में ये राइटर है हर्बर्ट साइमन। दूसरे नंबर में है जेरोल्ड ई काइडेन। तीसरे नंबर में है सूची 1 का 2 का तीसरे नंबर में है फ्रेड डब्ल्यू रिक्स। चौथे में है एल्टन म्यू। और ये सब हो गया मैच। अब हम लोग मैच करते हैं, ठीक है। इसमें मैच में है सूची 1 का है एडमिनिस्ट्रेटिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज द थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस सोसाइटी। ये किसका है? फ्रेड डब्ल्यू रिक्स का है। ये फ्रेड डब्ल्यू रिक्स कौन सा है? ए का हो जाएगा 3। ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज दी थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस सोसाइटी, प्रैक्टिकल, हाँ, प्रिज्मेटिक सोसाइटी जो है ऑप्शन नंबर ए सूची 1 का, वो उसका आएगा। सूची 2 का थर्ड फ्रेड डब्ल्यू रिक्स का है। ये किसका है? फ्रेड डब्ल्यू रिक्स का है। अभी दूसरा का क्या है? बी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। अब ए का तो ये हो गया फ्रेडरिक्स, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये बी का हो गया। बी में क्या है? बी में है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर का क्या हो जाएगा? हर्बर्ट साइमन, ठीक है। ए का हो गया फ्रेडरिक्स। ए का फ्रेडरिक्स हो गया। बी का हो गया हर्बर्ट साइमन, ए, ठीक है। अभी सी में क्या है? सी में है दी डायनेमिक और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइन टू करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस। तो ये आपका हो गया, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी का जो है वो है टू कोल्ड गाइडलाइन क्या है? दी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ पब्लिक सोसाइटी इन पब्लिक जेरोल्ड ई वाइडेन, ठीक है। किनका है? जेरोल्ड वाइडेन का है। एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइन टू करंट ट्रांसफॉर्मेशन इन थ्योरी प्रैक्टिस का क्या है? जे ई वाइडेन। जे ई वाइडेन कहाँ है? जे ई वाइडेन हो गया। जे ई वाइडेन सी का हो जाएगा। सी का हो जाएगा जे ई वाइडेन, ठीक है। अब बच गया डी। ये हो गया ए का, बी का, हाँ। अभी डी है। डी में क्या है? द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ द इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। तो ये तो हो गया ये तीनों का, तब यही होगा। डी का 4 हो जाएगा, ठीक है। डी का 4 हो जाएगा। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। ए का क्या है? दी एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्री इन द थ्योरी ऑफ
प्रिज्मेटिक सोसाइटी, ये हो गया आपका, ये रिक्स, फ्रेड डब्ल्यू रिक्स का हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर किसका है, हर्बर्ट साइमन का हो गया। और सी है द डायनेमिक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइंस टू करेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस, क्या हो गया, जेराल्ड ई काइडेन। ठीक है, अब है डी का क्या है, द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ द इंस्टीट्यूशन सिविलाइजेशन, ये हो गया एल्टन म्यू का। ठीक है, तो अब आपका ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लोक लेखा समिति की संरचना, लोक लेखा समिति की संरचना की निम्नलिखित में से कौन सही विशेषता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए में है लोक लेखा समिति में, ऑप्शन में क्या है, लोक लेखा समिति में केवल लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं, ये हो गया। बी में क्या है, लोक लेखा समिति आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के सिद्धांत के अनुसार वार्षिक रूप से निर्वाचित निकाय है। सी में है लोक लेखा समिति 30 सदस्य होते हैं, लोक लेखा समिति में 30 सदस्य होते हैं। सी हो गया। डी में क्या है, लोक लेखा समिति के लिए किसी सदस्य को पुनः निर्वाचित नहीं किया जाता है, इसमें क्या हो गया कि पुनः निर्वाचित नहीं किया जाता। अभी हम लोग डिटेलिंग में पढ़ देखते हैं। डिटेलिंग में क्या दिया है कि लोक लेखा समिति को, इसका आंसर होगा बी, लोक लेखा समिति, इसमें कौन सी सही विशेषता है, तो इसका सही विशेषता बी होगा। लोक लेखा समिति अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के सिद्धांत के अनुसार वार्षिक रूप से निर्वाचित निकाय है, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। क्या हो गया इसका आंसर, बी हो गया। ठीक है, अभी हम लोग डिटेलिंग थोड़ा देखेंगे कि बी में क्या है। लोक लेखा समिति को वर्ष 1921 से भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया। लोक लेखा समिति का कब गठन हुआ, वर्ष 1921 से भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया, जिसे मोट फोर्ड सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, लोक लेखा समिति का गठन प्रति वर्ष लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के नियम 308 के तहत किया जाता है। इसमें इसके सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार वार्षिक रूप से होता है, वार्षिक रूप में होता है। इसमें वर्तमान में केवल 1 वर्ष की अवधि के साथ 22 सदस्य, लोक अध्यक्ष द्वारा चुने गए 15 सदस्य और 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा कितने 15 सदस्य चुने जाते हैं और राज्यसभा के द्वारा राज्यसभा के सभापति के कितने 7 सदस्य को चुनते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मिला के 22 हो गया। अभी सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। 1 वर्ष बाद एक नया चुनाव होता है और सदस्यों को या तो बदल दिया जाता है या फिर ये निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, तो ये लोक लेखा समिति से संबंधित हो गया। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है भारत की अर्थव्यवस्था का रूपांतरण उतना नाटकीय नहीं रहा जितना कि यह पूर्वी यूरोप के साम्यवादी शासन मुक्त देशों में रहा है। ठीक है, ये हो गया कथन 1 हो गया। और कथन 2 में है भारत ने वर्ष 2010 दशक में चीन के जितनी उच्च विकास दर प्रस्तुत किया है। ठीक है, अभी देखिए भारत की अर्थव्यवस्था का रूपांतरण उतना नाटकीय नहीं रहा है जितना कि यह पूर्वी यूरोप के साम्यवादी शासन मुक्त देशों में रहा है। ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा है, भारत ने कथन 2 में भारत ने वर्ष 2010 दशक में चीन के जितनी उच्च विकास दर प्रस्तुत किया है। तो इसमें देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका कथन होगा कथन 1 सही है और कथन 2 असत्य है। ठीक है, तो इसमें कथन 1 सही है, भारत की अर्थव्यवस्था का रूपांतरण उतना नाटकीय नहीं रहा जितना कि यह पूर्वी यूरोप के साम्यवादी शासन मुक्त देशों में रहा है। तो इसका डिटेलिंग देखते हैं हम लोग। इसमें क्या दिया गया है, भारत की अर्थव्यवस्था का रूपांतरण उतना नाटकीय नहीं रहा जितना कि पूर्वी यूरोप के साम्यवादी शासन मुक्त देशों में रहा है। 2010 के दशक में चीन की अर्थव्यवस्था ने
10.3% की वृद्धि के साथ अपनी ज़बरदस्त वृद्धि जारी रखी, जबकि 2010 के दशक में भारत की विकास दर 8.6% रही है। वर्तमान में चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत इसमें क्या है, 5वां स्थान है। भारत का कितना स्थान है, 5वां स्थान है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, तो इसमें क्या है ऑप्शन, अध्यानकली, उसके बाद है ज्योतिबा फुले, उसके बाद है ज्योतिबा फुले, BR अम्बेडकर और पेरियार। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ज्योतिबा फुले। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। ठीक है, तो इसका डिटेलिंग देख लिए। ज्योतिबा फुले ने 24 दिसंबर 1877 को पुणे महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यह एक सुधारात्मक समाज था जिसने शिक्षा को बढ़ावा दिया, वंचित वर्गों में सामाजिक अधिकार और न्याय, राजनीतिक पहुंच बढ़ाई। इसके अलावा इसका प्राथमिक ध्यान महाराष्ट्र में दलितों, शूद्रों, महिलाओं के उत्थान और समर्थन पर था। ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले के पत्नी सावित्रीबाई फुले महिला वर्ग की सामाजिक गतिविधियों का संचालन करती। ठीक है, इनकी प्रमुख पुस्तक कौन है, ज्योतिबा फुले की श्वेत कायस्चा 1881 में, गुलामगिरी 1873 में और तृतीय रत्न 1855 में प्रकाशित हुई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब क्या है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ भारत के जुड़ने को कालानुक्रमानुसार लगाना। ठीक है, अभी इसको लगाना है कालानुक्रम अनुसार लगाना। ठीक है, क्रम में लगाना है इसको। अभी पहला संयुक्त राष्ट्र G77, NAM, G20, ये सबको क्रम में लगाना है। ठीक है, इसको अभी देखिए क्या होगा इसका आंसर B है, A होगा पहले, इसका आंसर B है। B में क्या है, A पहले यानी संयुक्त राष्ट्र पहले हो गया, उसके बाद C है NAM, उसके बाद B है G77 और D है लास्ट G20। ठीक है, तो इसका हम लोग डिटेलिंग देखते हैं। इसका डिटेलिंग यहाँ है, यहाँ दिया गया है। भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है। भारत क्या है, संयुक्त राष्ट्र के संस्थापकों में से एक है, जो 26 जून 1945 को भारत अन्य भाग लेने वाले देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर करता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पुष्टि के बाद 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ। भारत NAM का संस्थापक सदस्य है। NAM का संस्थापक कौन है, भारत में है। इसकी स्थापना इंडोनेशिया के बाटुंग सम्मेलन 1955 के दौरान की गई थी। इसका पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया। G77 वह संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। भारत इस समूह का सदस्य है। G77 की स्थापना 15 जून 1964 को हुआ था और 77 विकासशील देशों द्वारा की गई थी। और G20 सितंबर 1999 में अस्तित्व में आने के बाद अब G20 विश्व का सबसे शक्तिशाली वार्षिक मंच बन गया है। ठीक है, इसकी स्थापना 1999 में 7 देशों में कौन है, 7 देशों में है अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ये सब दिया है। ठीक है, फ्रांस है और इटली के विदेश मंत्रियों ने की थी। अब भारत 1999 में इसका सदस्य बना। भारत कब बना, 1999 में इसका सदस्य बना G20 का। ठीक है, तो आज मैं 5 क्वेश्चन करा रही हूँ। अगले वीडियो में मैं आगे डिटेलिंग के साथ ऐसे ही कराऊंगी, थोड़ा थोड़ा करके, जो आप लोग को समझ में आ जाए। तो आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए। धन्यवाद।